इसमें जो अगला हम लोग पॉपुलेशन का जो इंटरेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पैरासिटिज। और पैरासिटिज में जो दो इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन है, एक जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो है पैरासाइट, और एक जो है इसमें होस्ट है। और आप ये भी जानते हो ये किस प्रकार का इंटरेक्शन है कि बेनिफिशियल होगा किसके लिए, पैरासाइट के लिए, जबकि ये डेट्रीमेंटल है किसके लिए, होस्ट के लिए। ये बात हम लोग पहले से ही जानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे पैरासिटिज्म को। तो पैरासाइट मोड या किसी को परजीवी कब कहा जाएगा, क्या शर्त है, किसी को परजीवी कब कहा जाएगा, किसी होस्ट का पर जो है पैरासाइट होगा, तो किसी होस्ट का पैरासाइट कब कंसीडर करेंगे, जब पैरासाइट जो हो वो होस्ट के बॉडी में या बॉडी पर। तो पहली बात क्या है कि फ्री में रह रहा हो, ठीक है। तो पैरासाइट क्या करेगा, फ्री में रहेगा होस्ट के बॉडी, है ना, बॉडी में भी रह सकता है और बॉडी पर रह सकता है। अगर इंडो पैरासाइट होगा तो बॉडी में रहेगा, अगर इक्टो पैरासाइट रहेगा तो बॉडी के सरफेस पे रहेगा। फिलहाल दो शर्त है हमारी। एक शर्त यह है कि वो फ्री में रह रहा होता है और फ्री में भोजन भी प्राप्त कर रहा होता है। तो किसी होस्ट का पैरासाइट कहलाने के लिए क्या खूबियां होनी चाहिए, कोई पैरासाइट कब कहला पाएगा, तो क्या खूबियां हैं। पहला क्या कह रहे हैं, फ्री लोडिंग। फ्री लोडिंग, फ्री लोडिंग मतलब फ्री में रह रहा है और फ्री में क्या है, मील। तो मुफ्त का रहना और मुफ्त का खाना। तो ये आपको याद रखना है। किसी को पैरासाइट कब कंसीडर करेंगे, पैरासाइट कंसीडर करेंगे तब जब मुफ्त में रह रहा है और मुफ्त में खा रहा। तो मुफ्त का रहना, मुफ्त का खाना, इसको कहा जाता है पैरासाइट। इसको हाईलाइट करिए इस वाले पार्ट पे, पहली लाइन पे। तो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर क्या, फ्री लोडिंग एंड मील, ठीक है। तो फ्री में रहना, मुफ्त में रहना और मुफ्त का भोजन, ये है पहचान पैरासाइट। ठीक है। तो एक सवाल ये हम हमें याद करना है, फ्री लोडिंग और फ्री मील को हाईलाइट करिएगा। बाकी होस्ट और पैरासाइट भी को इवाल्व होते हैं। अब इसका क्या मतलब है को इवाल्व का, अभी इसमें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब अगला क्या हम जानने जा रहे हैं कि पैरासाइट होस्ट के बॉडी में आराम से सरवाइव कर पाए, उसके लिए वो क्या क्या उपाय करने वाला है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पैरासिटिज में दूसरा सवाल आपको ये याद कराने जा रहे हैं कि होस्ट के बॉडी में रहने के लिए या होस्ट के बॉडी पे रहने के लिए जो पैरासाइट है वो कुछ एडाप्टेशन शो करने वाला है। तो यही हम जानने जा रहे हैं कि क्या एडाप्टेशन पैरासाइट शो करता है अपने आप को होस्ट के बॉडी में या बॉडी पर सक्सेसफुली रहने के लिए। तो ये सवाल हमें याद करना रहेगा कि एडेप्टेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशन करता है पैरासाइट होस्ट के बॉडी में या होस्ट के बॉडी पे सरवाइव करने के लिए। तो काउंट करते रहिएगा। तो सबसे पहला यह है कि जो बिना मतलब के जो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन है उसको क्या कर देता है, तो अपने बॉडी से हटा देता है। तो पहली क्या खूबी बता रहे हैं कि कैसे एडाप्टेशन शो कर रहा है। पहला एडाप्टेशन क्या कहा, जो पैरासाइट अपने अंदर बदलाव ला रहा है ताकि ये होस्ट के बॉडी में या होस्ट के बॉडी पर
सरवाइव कर पाए। तो पहला क्या बोल रहे हैं, पहला कह रहे हैं लॉस करेगा, अपने पास बिना मतलब के जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको नहीं रखेगा। तो पहली बात, ये अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को लूज कर देगा अपने बॉडी से, ठीक है। इसके अलावा क्या, चूंकि परजीवी है, पैरासाइट है, तो क्या होना चाहिए, तो ये देखिए एडेसिव ऑर्गन होना चाहिए जिससे होस्ट के टिश्यू से क्या हो जाए, चिपक जाए, ठीक है। या क्या होना चाहिए, सकर होना चाहिए जिससे कि होस्ट के बॉडी से क्या हो जाए, चिपक जाए, बात एक ही है, ठीक है, अटैच होने से ही जुड़ा हुआ है। तो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन तो वो नहीं रखेगा, लेकिन वो क्या रखना चाहेगा, वो रखना चाहेगा एडेसिव ऑर्गन्स को, ठीक है। जैसे सकर्स हो गए, ठीक है, ये एडेसिव ऑर्गन है, सकर टेपवर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये रखता है जिससे होस्ट के टिश्यू से अटैच हो जाए। चलिए ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम रखने की जरूरत है कि नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम रखने की जरूरत है कि नहीं पैरासाइट को, नहीं जरूरत है, क्यों, क्योंकि वो भोजन कहां से ले रहा है, भोजन कहां से ले रहा है, होठ से ले रहा है, ठीक है ना। तो रिड्यूस हो जाता है या डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अपने पास नहीं रखता है ये, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपसे ये कहा कि जो बिना मतलब के सेंस ऑर्गन है वो अपने पास से हटा देता है। अच्छा, क्या रखता है, एडेसिव ऑर्गन्स को रखता है, ये है अपना पॉइंट नंबर 2 कि एडेसिव ऑर्गन को रखेगा। तीसरा है कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम इसको नहीं रखना है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को लॉस हो जाएगा, है ना, खो देगा, वो नहीं रखना चाहेगा। लेकिन हाँ ये देखिए चौथे पॉइंट पे मैं ये कह रहा हूं कि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है, तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये कौन से 4 पॉइंट हैं, क्या ये एडेप्टेशन है, 1 2 3 4, क्या क्या बताया, पहला क्या कहा, तो पहला हमने कहा कि जो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन है उसको नहीं रखना है अपने पास में। दूसरा क्या कहा, क्या रखेगा, जो एडेसिव पैड्स हैं जैसे सकर है ये सारी चीजें रखेगा ताकि वो होस्ट के टिश्यू से चिपक जाए। तीसरा क्या कह रहे हैं, तीसरा कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चौथा क्या कह रहे हैं, हाँ, जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है वो हाई होता है, तभी वो होस्ट के टिश्यू में जाके बहुत तेजी से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, होस्ट के बॉडी में जाके तेजी से मल्टीप्लाई होगा। तो ये एडेप्टेशन आप याद रखना, ये 4 प्रकार के एडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल कहेगा कि कोई पैरासाइट क्या एडेप्टेशन रखेगा, तो नंबर आपने दे लिया है 1 2 3 एंड 4। ओके, अब इसके बाद से देखिए अगर आप लाइफ साइकिल को देखेंगे जो परजीवी हैं तो वो क्या होता है, वो जटिल होता है, ठीक है। और जब कोई पैरासाइट होता है तो वो एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर का उपयोग करता है ताकि वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाए, ठीक है, ताकि वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ले। इसके लिए एक या एक से अधिक होस्ट की रिक्वायरमेंट वो रखेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से अभी बात समझ में आ जाएगी, एक ह्यूमन लिवर फ्लूक है, ठीक है, और लिवर फ्लूक होता क्या है, वो प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर है, किसका, प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक क्लास है और उस क्लास का क्या नाम है, ट्रिमेटोड नाम है। तो ट्रिमेटोड है क्या, फाइलम का नाम बताएं तो क्या नाम है, ये है प्लेटीहेल्मिन्थेस, है ना, ये फाइलम है, इसी का क्या क्लास है, इसी का एक क्लास है और क्लास का क्या नाम है, ट्रिमेटोड। क्या नाम बता रहे हैं, ट्रिमेटोड। तो ये है क्लास ट्रिमेटोडा। तो ट्रिमेटोड क्लास का एक मेंबर आप बता रहे हो, और क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है लिवर फ्लूक, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं पैरासाइट का, क्या दिखाना चाह रहे हैं, इंटरमीडिएट होस्ट को दिखाना चाह रहे हैं। तो पैरासाइट लिया है हमने किस फाइलम से, प्लेटीहेल्मिन्थेस से। आपको मालूम है प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स को क्या नाम दिया जाता है, फ्लैट वर्म कहा जाता है, चपटे कृमि कहे जाते हैं। इसी इसी फाइलम का एक क्लास है, क्लास का नाम है ट्रिमेटोड,
और वहीं से एक एग्जांपल लिया है। कौन सा एग्जांपल है? लिवर फ्लू। ठीक है, लिवर फ्लू किसे बोला जाता है? लिवर फ्लू फैसियोला को। किसे बोला जाता है? फैसियोला को। तो एनिमल किंगडम में हम लोग जानेंगे ये बात। अब देखो, अब यहां पे दो इंटरमीडिएट होस्ट है। ठीक है, तो ह्यूमन लिवर फ्लू के यहां पे बोला जा रहा है, तो एक तो प्राइमरी होस्ट होगा ही होगा, जो ह्यूमन हो सकता है या भेड़ हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए दो इंटरमीडिएट होस्ट है। ठीक है, तो कौन सा दो इंटरमीडिएट होस्ट है? देखिए जरा, एक स्नेल है और एक फिश है। तो भाई प्राइमरी होस्ट हो गया, तो प्राइमरी होस्ट में ह्यूमन, या हम बोल रहे हैं शिप के बारे में। सेकेंडरी होस्ट में हम दो बोल रहे हैं, तो दो किसको बोल रहे हैं? एक कह रहे हैं कि ये स्नेल हो सकता है, और दूसरा क्या बोल रहे हैं? फिश। तो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कुल मिला के कितने और दूसरे ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट हो गई? एक, दो, तीन। तो आपको ये याद रखना है, ये वाली बात। कौन सी वाली बात? कि कितने सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट हैं? सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, सेकेंडरी बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो बताइए कितने हैं? दो हैं। तो कौन से हैं दो? स्नेल एंड फिश। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा कि एक ट्रिमेटोड है, ट्रिमेटोड का नाम है लिवर फ्लूक, है ना? फ्लू नहीं बोल रहे हैं, फ्लू नहीं, है ना? फ्लू बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। ठीक है, चलिए तो क्या बोला जा रहा है? फ्लूक बोला जा रहा है, ये फ्लूक लिखा हुआ है, फ्लू नहीं लिखा हुआ है। तो ये है लिवर फ्लू। ठीक है, तो ये याद कराना चाह रहे थे कि दो इंटरमीडिएट होस्ट कौन से हैं। तो एक इंटरमीडिएट होस्ट क्या बोला जा रहा है? स्नेल, और दूसरा क्या कहा जा रहा है? फिश। तो एक स्नेल है और दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट क्या है? फिश है। और दोनों इंटरमीडिएट है, मतलब दोनों प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? हम सिर्फ सेकेंडरी होस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, प्राइमरी या तो ये है या तो ये, आदमी नहीं तो भेड़। तो हम प्राइमरी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंडरी की। तो कितने सेकेंडरी? दो। कौन कौन से? स्नेल एंड फिश। तो लिवर फ्लूक में कितने इंटरमीडिएट होस्ट हैं? दो। कौन कौन से? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक बात तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक, अगले पार्ट पे आते हैं और बात करने वाले हैं, जरा ये देखिए, मलेरिया का जो पैरासाइट है वो एक वेक्टर नीड करता है। मॉस्किटो, आपको मालूम है ना, मलेरिया फीमेल एनाफिली टू स्प्रेड टू अदर होस्ट। एक मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म द होस्ट, दे मे बी रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट। सही बात है भाई, जो पैरासाइट होगा वो होस्ट को क्या करेगा? होस्ट को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो वो होस्ट के जो सर्वाइवल है, उसका जो ग्रोथ है, उसका जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, उसको क्या करेगा? उसको घटा देगा। अच्छा, जब ऐसा हो जाएगा तो अगर लगातार जो पैरासाइट होस्ट के बॉडी पे रहेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि जो होस्ट है उसका डेथ हो जाए। तो अगर होस्ट का डेथ हो जाएगा तो आप देखो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी, होस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी? तो कितनी आसान बात है यार, पैरासाइट क्या करेगा? होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है होस्ट का डेथ हो जाए। अगर होस्ट का डेथ हो जाएगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, घट जाएगी। बस यही तो बोल रहा है। चलिए देखिए क्या कर रहा है, दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वनरेबल टू प्रिडेशन बाय मेकिंग इज फिजिकली। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अगर पैरासाइट लगातार होस्ट के बॉडी में या बॉडी पे रहा तो एक समय के साथ जो है होस्ट क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो वो किसका शिकार हो जाएगा? जो उसका प्रीडेटर है। तो प्रीडेटर आसानी से शिकार कर लेगा किसका? होस्ट का। क्योंकि होस्ट किसी ना किसी का क्या होगा? प्रे तो होगा ही होगा, है ना? यहाँ पे तो हमने देखा था कि हर एक प्रे है, कोई अगर कोई प्रीडेटर है किसी प्रे का, तो वो प्रीडेटर किसी दूसरे प्रीडेटर के लिए क्या बन जाता है? प्रे बन जाता है। तो शिकारी खुद ही क्या बन जाता है? शिकार बन जाता है किसी दूसरे का। अब यहाँ पे एग्जांपल हमें ये याद करना है
एक्टोपैरासाइट के कुछ एग्जांपल आपको बताने जा रहे हैं, तो इसको जरा देख लीजिए। एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल, तो किसे बोला जाएगा एक्टोपैरासाइट, किसे कंसीडर किया जाएगा? तो एक्टोपैरासाइट जो कहां फीड करता हो? एक्सटर्नल सरफेस पे फीड करता हो, है ना, बाह्य सरफेस पे रहता हो, वहीं से न्यूट्रिशन डेराइव करता हो, तो क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट, ठीक है। तो एक्टोपैरासाइट के कुछ एग्जांपल हम जानना चाह रहे हैं, तो एक्टोपैरासाइट के कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मैचिंग कॉलम में भी देता है और वैसे भी कहेगा इनमें से कौन सा एक्टोपैरासाइट है ये ना। तो ये देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पे, लाइफ ऑन ह्यूमन। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल लिखे हैं जो आपको याद करना है एक्टोपैरासाइट में। तो एक्टोपैरासाइट में एक एग्जांपल देखिए किसका है? लाइस का, है ना। चूहा और चिलर अलग अलग स्पीसीज हैं जो लाइस से बिलोंग करते हैं। तो लाइस ह्यूमन बॉडी के सरफेस पे, ओके। तो ये एक एक्टोपैरासाइट, ठीक है, ह्यूमन बॉडी सरफेस के लिए। तो लाइस का एग्जांपल, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो है डॉग के बॉडी सरफेस के लिए, है ना, ये है टिक। तो टिक जो है एक्टोपैरासाइट है किसका? डॉग का, ठीक है। ये देखिए ये है कोपीपॉड, ठीक है। क्या नाम है? कोपीपॉड, या इसको कोपपॉड भी बोल सकते हैं। है क्या कोपपॉड या कोपीपॉड? कोपीपॉड है क्रस्टेशियन। क्या है? क्रस्टेशियन है ये, ठीक है। क्या होता है क्रस्टेशियन? आर्थ्रोपोड होता है, ठीक है। तो क्रस्टेशियन है, और ये किनके ऊपर पैरासाइट है? एक्टोपैरासाइट है, तो मैरीन फिशेज के ऊपर। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और एक एनिमल तो हो गया, अब एक प्लांट का एग्जांपल लिखा हुआ है। तो एक प्लांट है, नाम सबने सुना है ना, कसकटा। तो कसकुटा का नाम सबने सुना होगा। तो कसकुटा जो है वो एक्टोपैरासाइट होता है। जो हेज प्लांट, व्हाट इज हेज प्लांट? जो झाड़ी नुमा पौधे होते हैं, उन पौधों का ये एक्टोपैरासाइट है। तो एग्जांपल 1, 2, 3 एंड 4। तो बताइए कौन से 4 एग्जांपल आपने याद किए? बताइए। तो हमने पढ़ा यहाँ पे लाइस, और क्या पढ़ा? टिक पढ़ा, और क्या पढ़ा? हाँ, कॉपी पार्ट पढ़ा, और कौन सा पढ़ा? कटकुटा, ठीक है। तो मोस्ट फेमिलियर कह रहा है कि एग्जांपल में इस ग्रुप में एक्टोपैरासाइट में लाइस ह्यूमन बीइंग पे, टिक जो है वो टॉप पे है। मेनी मैरिन फिश आर infected with ectoparasite, कॉपीपॉड, तो कॉपीपॉड मैरीन फिशेज पे,
कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है जो ग्रो करता है किस पे, हेज प्लांट पे। और हाँ, कस्कुटा ऐसा प्लांट है जो भी पैरासिटिक प्लांट होते हैं या सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इवोल्यूशन के दौरान इन्होंने अपने क्लोरोफिल को खो दिया है, इस वजह से इनको क्या बनना पड़ रहा है, इस वजह से इनको पैरासाइट बनना पड़ रहा है। किनको, कस्कुटा जैसे जो प्लांट है उनको पैरासाइट बनना पड़ रहा है, क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान इन्होंने अपने पत्तियों से क्लोरोफिल को क्या किया है, खो दिया था। चलिए, अब जो एक्टो पैरासाइट है, और हाँ, अब क्लोरोफिल नहीं है तो क्या करेगा भाई, क्लोरोफिल रहता तो फोटोसिंथेसिस कर लेता, अब नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा। तो इट डेराइव इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट, ठीक है, जिसका ये पैरासाइट। ओके, इधर आइए, ये बताइए कि मलेरिया के लिए कौन करता है मलेरिया, प्लाज्मोडियम, फीमेल एनाफिलीज नहीं, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम क्या वेक्टर है, फीमेल एनाफिलीज, क्या है, फीमेल एनाफिलीज। ओके, तो ये बताइए, क्या फीमेल मॉस्किटो को आप इस मलेरिया के केस में, ठीक है, अरे भाई फीमेल एनाफिलीज के ही बाइट से तो मलेरिया जो है स्प्रेड होता है, तो आप उसको पैरासाइट कंसीडर करोगे क्या ह्यूमन के लिए? सवाल नहीं समझ पाए, दोबारा सुनो। आपको मालूम है ना कि फीमेल एनाफिलीज से ही स्प्रेड होगा, वेक्टर है ना मलेरिया के लिए। तो आप उसको ह्यूमन बॉडी सरफेस के लिए उसको आप पैरासाइट कहोगे कि नहीं कहो? मेरा सीधा सवाल है, फीमेल एनाफिलीज पैरासाइट है कि नहीं? अरे वेक्टर तो है ही, पैरासाइट है कि नहीं? क्यों नहीं? तो यार वो ठीक है, ब्लड मिल तो ले रही है ना आखिर। कंसीडर करें कि ना करें? अगर नहीं करें तो क्यों नहीं कर रहे? क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हैं? क्या शर्त है पैरासाइट होने की? फ्री में रहना और फ्री में भोजन लेना, ठीक है। तो क्या जो फीमेल एनाफिलीज है ना, ब्लड मिल लेने के बाद ना, बाइट लेने के बाद, काटने के बाद क्या यहीं रुकी रहती है, साथ साथ टहलती रहती है जहां हम लोग जाते आते हैं, ऐसा होता है? तो पहली बात तो फ्री में तो रह ही नहीं रही, उसने बाइट लिया और तुरंत क्या है, सरफेस को छोड़ के चली गई उड़ के। तो पहली शर्त भी नहीं पूरी हो रही है, ठीक है। क्या है पहली शर्त? फ्री में लोड होना, फ्री में रहना। तो उसको तो रहना ही नहीं है, उसने तो क्या किया है, ब्लड मिल लिया है और ब्लड मिल लेके उड़ गई। दूसरी बात, जो ब्लड मिल हम बार बार बोल रहे हैं, एक्चुअली ये इसको न्यूट्रिशन देने के लिए नहीं है। एक्चुअली वो जो ब्लड है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, किसमें, रिप्रोडक्शन में। तो उसने ब्लड मिल जो लिया है वो अपने आप को न्यूट्रिशन देने के लिए नहीं, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए। एक्चुअली दोनों शर्त नहीं पूरे हो रहे हैं, ना तो फ्री में रहना और ना तो फ्री का खाना। तो इस वजह से आप फीमेल एनाफिलीज को एक्टोपैरासाइट, दैट मीन पैरासाइट कंसीडर नहीं करो, ठीक है। तो आप याद रखना, मलेरिया के केस में जो फीमेल एनाफिलीज है उसको पैरासाइट कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। although it needs और ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन, तो ब्लड जो इसने लिया है वो किस में हेल्प कर रहा है, रिप्रोडक्शन में, ना कि उसके न्यूट्रिशन में। तो ना ही फ्री में रह रही है, ना ही फ्री में भोजन प्राप्त कर रही है, दोनों शर्त पूरे नहीं हो रहे हैं। इस वजह से आप मॉस्किटो को, फीमेल मॉस्किटो को नहीं कंसीडर करोगे एक पैरासाइट की जैसे, ठीक है, याद रखिए। तो ये तो एक्टो पैरासाइट हो गया। अब इंडो पैरासाइट की बात कर लो। जो इंडो पैरासाइट होते हैं
अच्छा ये तो क्लियर है आपको, एक्टोपैरासाइट बॉडी के सरफेस पर और इंडोपैरासाइट बॉडी में। तो देख लेते हैं जरा इसके उल्टा, जो इंडोपैरासाइट है वो लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट, तो बॉडी के अंदर रहेंगे, अलग अलग जगहों में रह सकते हैं। जैसे देखिए कहां, अरे बॉडी के अंदर किसी आर्गन में ही तो रहेगा, जैसे कहां रह सकता है, जैसे देखिए लीवर में, जैसे किडनी में, फेफड़े में, आरबीसी में। कोई पैरासाइट जो आरबीसी में आप जानते हो? प्लाज्मोडियम नहीं जानते? प्लाज्मोडियम इससे कॉमन एग्जांपल क्या लोगे? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये अगर बॉडी के अंदर किसी आर्गन में आ गए किसी सेल में आ गए तो क्या बोला जाएगा? इंडो पैरासाइट कहा जाएगा। क्या जो लाइफ साइकिल होता है, जो इंडो पैरासाइट होते हैं, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उनमें जरूरत होती है एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन की। देयर मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर ग्रेटली सिंप्लीफाई होते हैं, लेकिन वो पूरा जोर अपना कहां लगाता है? रेप्रोडक्टिव पोटेंशियल पे। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, जो इंडो पैरासाइट होते हैं वो मार्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली क्या होते हैं? सिंप्लीफाइड होते हैं। देखने में शरीर जो हो क्या होगा? बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होगा उनका। तो ध्यान रखिएगा, मार्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली कहेगा तो कैसा स्ट्रक्चर होगा? सिंपल होगा। लेकिन अगर आप उनके पूरे सिस्टम पे ध्यान दीजिए, अलग अलग सिस्टम पे, तो सबसे एडवांस उनका क्या होगा? रेप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगा, है ना? तो पैरासाइट सबसे ज्यादा ध्यान अपने किस सिस्टम पे देता है? रेप्रोडक्टिव पे, ताकि वो होस्ट के टिश्यू में जल्दी से अपना नंबर क्या करे? बढ़ा ले, और उसके सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये बात तो हमने पहले भी की है। तो देखिए इधर आप याद रखिए, इसको बॉक्स में बंद करिए, यहां से लेके यहां तक जो लाइफ साइकिल होती है इंडो पैरासाइट की, वो जटिल होती है। उनके मार्फोलॉजी और एनाटॉमी को देखोगे तो बहुत सिंप्लीफाई होता है, लेकिन वो पूरा जोर कहां देता है? रेप्रोडक्टिव पोटेंशियल पे। ट्रू एंड फॉल्स में क्या कहेगा? कहेगा कि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सिंप्लीफाई होता है, लेकिन मार्फोलॉजिकली बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो क्या हो गया? वो फॉल्स हो गया। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि मार्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली ये बहुत सिंप्लीफाइड होता है, और लेकिन ये पूरा ध्यान जो है वो कहां लगाता है? अपना रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। क्या? रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। क्या? ये यहां से एक सवाल याद रखना। अगला सवाल आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे ब्रूड पैरासिटिज्म के बारे में। तो आपने नाम सुना होगा ब्रूड पैरासिटिज्म, तो इसी के बारे में हमें बात करनी है। क्या होता है ब्रूड पैरासिटिज्म? जरा इसको देख लें। चले तो बात करते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म के बारे में। तो जानना चाह रहे हैं क्या है ब्रूड पैरासिटिज्म, इसको आप ध्यान से देखिए। तो ब्रूड पैरासिटिज्म की हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें एक एग्जांपल देखिए किसका ले रहे हैं हम लोग। एक एग्जांपल है यहाँ पे क्रो। ठीक है, तो एक एग्जांपल क्रो का, कौवे का लिया है, और एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए किसका लिया गया है? कोयल का। ठीक है, कौवे का नाम है कार्वस। क्या नाम है? कार्वस नाम है। कोयल का नाम है यूडिनिमस।
क्या बोला जाता है? यूडिनिम। ठीक है, चलिए एक बात और, ये पढ़ने से पहले ये आपको बता दें कि कोयल जो है वो कौवे की फीमेल नहीं है। ठीक है, तो आप ये नहीं समझेंगे कि जो कौवा है उसी के फीमेल को जो है वो कोयल बोया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं। तो कोयल जो है वो कौवे की फीमेल नहीं है, मतलब दो अलग अलग प्रजातियां हैं ये। तो कौवे में भी जो है वो मेल एंड फीमेल बर्ड जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, चलिए, और कोयल में भी मेल एंड फीमेल। तो सबसे पहली बात है, कौवे की फीमेल कोयल नहीं है। ठीक है, कौवे की फीमेल कौवा ही है, फीमेल कौवा। ठीक है ना, और ऐसे कोयल में मेल और फीमेल कोयल। ओके, तो ये बात सबसे पहले ध्यान देनी। ठीक है, तो आपको मालूम है कि कोयल जो है ये घोंसला नहीं बनाती। तो कोयल ऐसा पंछी है जो घोंसला नहीं बनाता। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या है, ये है कोयल की फीमेल, है ना, इनके पास खुद का घोंसला तो है नहीं। ठीक है, तो इसको जब अंडा देना होगा तो आके किसके घोंसले में? कौवे के घोंसले। ठीक है, इसी पैरासिटिज्म को किस नाम से जाना जाता है? जैसे लिखा वैसे, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को ब्रूड पैरासिटिज्म कहा जाएगा, है ना। इसको देखिए और देख के बताइए कौन होस्ट है और कौन पैरासाइट है। कौन होस्ट है? क्रो। और कौन पैरासाइट है? कोयल। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि क्रो मतलब फीमेल क्रो और फीमेल कोयल दोनों के अंडे जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, अगर एक जैसे नहीं होंगे तो जो फीमेल क्रो है तो इसको समझ जाएगी ये किसी दूसरे का जो है अंडा है, उसको घोंसले से बाहर गिरा देगी, अंडा है ना, टूट जाएगा। ठीक है, तो फिर तो इनका सर्वाइवल ही क्या हो जाएगा, इनका अस्तित्व ही मिट जाएगा फिर। ठीक है, इस वजह से अगर इवोल्यूशन के दौरान कौवे के अंडे में, अब कौवा बोल रहे हैं तो आप समझ रहे हैं फीमेल की बात, कौवे के अंडे में अगर किसी प्रकार का कोई चेंज हो रहा है, चाहे उस अंडे का शेप बदल रहा है, चाहे अंडे के ऊपर सरफेस पे कोई कलर या कोई मार्किंग आ रही है, तो वैसा ही बदलाव किसे करना पड़ेगा? कोयल को भी करना पड़ेगा, नहीं तो कोयल का अस्तित्व सदैव के लिए क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है को इवाल्व होना। क्या बोला जाता है? को इवाल्व। को इवाल्व कहने का मतलब है एक जैसा बदलाव होना, तो एक जैसा बदलाव होना होगा, नहीं तो कोयल का अस्तित्व क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ चुके हैं, किसे बोला जाता है? ब्रूड पैरासिटिज। तो इसे बोला जाता है ब्रूड पैरासिटिज। तो कौन किसके घोंसले में अंडे देता है जाकर के? कोयल कौवे के। इसे क्या बोला जाता है? ब्रूड पैरासिटिज नाम दिया। जैसे ये बना हुआ है आप ऐसे नोट कर लो तो ऑटोमेटिक पूरी बात समझ में आ जाए। सबके कम्युनिकेशन का अलग अलग जरिया।
बुलबुल सिंगिंग में हम लोगों ने क्या बात की थी? ठीक है, फ्रॉग में भी हम लोग ऐसी बात करेंगे, वोकल कॉर्ड से साउंड प्रोड्यूस करने की बात। ले फिनिश कर लिया इसको। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ जैसे लिखा हुआ आप ऐसे बनाओगे तो ये पूरा एक बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसको देख के समझ में आ जाएगा क्या है ब्रूड पैरासिटेज। ठीक है, चलिए ये देखिए जरा, ये जो ब्रूड पैरासिटिज्म की बात कर रहा है क्रो और कुकू के लिए। व्हाट इज कुकू? कोयल। तो ब्रीडिंग सीजन इनका क्या है? स्प्रिंग से समर। ठीक है, इसको जरा हाईलाइट करना, हो सकता है किसी ऑप्शन में दें आपके लिए। तो स्प्रिंग टू समर है ना, इसी दौरान जो है ब्रूड पैरासिटिज्म जो है वो देखा जा सकता है। अब आते हैं जो अगला कम्युनिटी इंटरैक्शन है, वो है कॉमन्सलिज्म। क्या है? कॉमन्सलिज्म है। तो बात करते हैं कॉमन्सलिज्म की। कैसा इंटरैक्शन है कॉमन्सलिज्म? बता भाई कैसा। हाँ, सिंबल बताना है, कैसा बोलेंगे तो सिंबल बताना रहेगा। तो कैसा इंटरैक्शन है? तो इसमें जो इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन है, जो स्पीसीज है, उसे क्या क्या नाम दिया जाता है? उसे बोला जाता है कॉमेंजल। और क्या बोला जाएगा? होस्ट। अब बताओ क्या बता रहे थे? प्लस और न्यूट्रल, यही होता है ना कॉमन्सलिज्म में, याद आया ना? तो किसके लिए प्लस है? बिल्कुल सही, ये तो शुरू में यही तो शुरू किया था पढ़ना। तो ये तो हो गया इसके लिए, कॉमेंजल के लिए ये हो गया फायदेमंद। अगर होस्ट के लिए आप देखेंगे तो ना ही फायदा ना ही नुकसान, तो क्या कहा जाएगा? न्यूट्रल। क्या बोला जाएगा? तो एक के लिए बेनिफिशियल और दूसरे के लिए है ये न्यूट्रल। और इसी को क्या बोला जाता है? कॉमन्सलिज्म। क्या बोला जाता है? कॉमन्सलिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो एक स्पीसीज को यहां फायदा होगा, दूसरे वाले को ना तो फायदा ना ही नुकसान। एक एग्जांपल जो है, सबसे पहले प्लांट से एक एग्जांपल लेते हैं। पैरासाइट वाले में, एक्टो पैरासाइट में प्लांट वाला एग्जांपल आपको याद है? कस्कुटा हेज प्लांट पे, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, वो हमने पैरासिटिज में पढ़ा, एक्टो पैरासाइट में पढ़ा। ठीक है, अब चलिए, अब कॉमन्सलिज्म में एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, और वो कॉमेंजल जो है वो पौधा है किसका? आर्किड। ठीक है, और आर्किड जो है वो ग्रो हो रहा है मैंगो के किसी ब्रांच पे। और ये देखिए, आर्किड यहां पे क्या बोला जाएगा? एपिफाइट कहा जाए। क्या कहा जाएगा? एपिफाइट। तो पहला एग्जांपल कॉमन्सलिज्म में हम ये याद कर रहे हैं, एक प्लांट का एग्जांपल लिया है जो कॉमेंजल है। कौन सा प्लांट है? नाम बताइए, नाम बताइए भाई। आर्किड है। और आर्किड कहां कहां ग्रो कर रहा है बताइए? मैंगो के ब्रांच पे, आम की टहनियों पे। तो मैंगो प्लांट के ब्रांच। ठीक है, तो पैरासाइट बोलना, आर्किड को पैरासाइट कहते हैं कि ना कहें? फ्री में लोड तो है,
पैरासाइट का लाने के लिए यही शर्त है, मुफ्त में रहना, मुफ्त का खाना। तो आर्किड मुफ्त में रह तो रहा है मैंगो के ब्रांच पे, रह रहा कि नहीं रह रहा? तो कहा था पैरासाइट नहीं, दो शर्त पूरी होनी है। क्या क्या? मुफ्त के रहना और मुफ्त का खाना। ये मुफ्त में रह तो रहा है, लेकिन ये होस्ट वाले प्लांट से किसी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है। जब तक ये भोजन नहीं लेगा तब तक ये पैरासाइट नहीं कहलाएगा। सिर्फ रहने से पैरासाइट नहीं होगा, रहने के साथ साथ भोजन भी प्राप्त करना होगा। तो ये सिर्फ रह रहा है, भोजन प्राप्त नहीं कर रहा, इस वजह से ये पैरासाइट नहीं है ना। और ये पैरासाइट नहीं कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? एपीफाइट। तो एपीफाइट होस्ट से क्या प्राप्त करता है? अरे कुछ प्राप्त करेगा तभी तो कॉमेंजल का फायदा है। तो आप बताओ इस आर्किड का क्या फायदा है जो मैंगो के साथ रह रहा है? न्यूट्रिशन तो मिल ही नहीं रहा है। क्या मिल रहा है? सपोर्ट, शेल्टर। ठीक है, तो सपोर्ट मिला, सपोर्ट हो गया इसको। ठीक, सपोर्ट हो गया। अब इसके पार्ट एरियल रहेंगे, हवा में रहेंगे, फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो क्या ये पैरासाइट है? नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, इस वजह से पैरासाइट नहीं। तो पहला एग्जांपल ये है आर्किड और मैंगो, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल। और यहां से एग्जांपल ही तो पूछे जाएंगे। ठीक है, एक है तो ये हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल जो है वो बार्निकल का है। बार्निकल आप जानते हो, कोई एग्जांपल पढ़ा था हमने बार्निकल का कंपेटिटिव एक्सक्लूजन में। बड़ा वाला वैलेनस एंड छोटा वाला कैथेमैलस। ठीक है, तो बार्निकल क्या होता है बताइए? क्रस्टेशियन होता है, तब भी बताया था हमने। चलिए, तो बार्निकल है वो ग्रो हो रहा है कहां? हाँ, अच्छा देखो इस वाले एग्जांपल में मैंगो, मैंगो प्लांट का ना कोई फायदा और ना कोई उसके लिए न्यूट्रल। अब ये देखो, ये क्रस्टेशियंस हैं, आर्थ्रोपोड होते हैं। ये बार्निकल जो है ये, हाँ, कोपीपोड भी क्रस्टेशियन है, बार्निकल भी क्रस्टेशियन। ठीक है, तो ये बार्निकल है, क्रस्टेशियन है, क्रस्टेशियन आर्थ्रोपोड होता है। अब ये देखिए ये कहाँ है, ये सब वेल के बॉडी सरफेस से चिपके हुए हैं। ठीक है, या सब वेल मछली के पीठ पे लदे हुए हैं, ऐसा मतलब है इसका कहने का। तो बार्निकल है जो वेल के बैक पे हैं। फिर क्या फायदा है बताना पड़ेगा ना, कॉमेंडल का फायदा होता है। क्या फायदा है? फायदा होना चाहिए। अच्छा, वेल का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, तो न्यूट्रल है उसके लिए। ठीक है, अब इधर जीरो बना है तो कुछ सोचना ही नहीं है, तुरंत बता देना है कि कोई फायदा नहीं, कोई न्यूट्रल है। बार्निकल का क्या फायदा है? मुफ्त का ट्रांसपोर्ट। क्या फायदा है? मुफ्त का ट्रांसपोर्ट फायदा है इसका, एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाए। ठीक है, बिना किराए भाड़े। हो गया फायदा इसका। तो ये है दूसरा एग्जांपल है कॉमेंडल का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल। चलिए ये देखिए अगला एग्जांपल है यहाँ पे, ये है कैटल इग्रेट। क्या नाम है? कैटल इग्रेट नाम है। इग्रेट है क्या? पंछी है, बगुले जैसा होता है। ओके, तो ये है कैटल इग्रेट, तो बगुला भी हम मान सकते हैं। ठीक, तो कैटल इग्रेट है। और ग्रेजिंग कैटल जो, ग्रेजिंग कैटल घास खाने वाले जो जानवर है, जो घास चलते रहते हैं टाल टाल, है ना, घास के मैदान पे। तो ये ग्रेजिंग कैटल्स है, और ये है कैटल इग्रेट बर्ड है, बगुला है ये। ठीक है,
चलिए, अब ये जो बगुले हैं वही आसपास में ये रहते हैं जहां ये अपना चारा वही ढूंढते हैं, ये बगुले, जहां ग्रेजिंग कैटल जो हैं अपना घास चर रहे होते हैं उस जगह। और इस वजह से जब घास चरने वाला जो जानवर है घास चरते हुए जब आगे जाएगा तो उसके पैरों से टकरा करके, उसके बॉडी से टकरा करके जो इंसेक्ट है वो उड़ेंगे। जो ग्रेजिंग कैटल है जब घास के मैदान में आगे बढ़ेगा तो घास हिलेगा, तो घास के हिलने से क्या होगा, जो इंसेक्ट है उसमें क्या आएंगे, वो ऊपर उड़ेंगे। और जैसे ही ऊपर इंसेक्ट उड़ेंगे ये तुरंत क्या करेगा, उन इंसेक्ट को पकड़ लेगा। ठीक है, तो जो ग्रेजिंग कैटल है, घास खाने वाला जानवर है, उसका तो ना कुछ फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ। इसको क्या मिल गया, तो क्या मिल गया, इसको हो गया फायदा, इसको मिल गया फूड। ठीक है, इसको मिला सपोर्ट और इसका हो गया ट्रांसपोर्ट। इधर तो कुछ नोट ही नहीं करना है क्योंकि यह कैसा है, न्यूट्रल है, तो न कोई फायदा न कोई नुकसान, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। ओके, अगला एग्जांपल है, देखिए यार ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते रहते हैं तो ध्यान से आप याद करिएगा। अगला एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लोन फिश। ठीक है, ये छोटी छोटी फिशेज हैं क्लोन फिश, और ये उस जगह रहते हैं जिस एरिया में कौन रह रहा होता है, एनिमोन। सी एनिमोन है क्या, निडेरियन है, और निडेरियन जो है क्या रखता है, निमेटोब्लास्ट रखता है। क्या रखता है, निमेटोब्लास्ट, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं इनके पास। ठीक है, तो जब क्लोन फिश इस एरिया में रहेगी जहां सी एनिमोन रह रहा है तो उस पार्टिकुलर एरिया में क्या कोई प्रीडेटर आने का खतरा मोल लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि सी एनिमोन के पास क्या है, स्टिंग है ना, निमेटोब्लास्ट है, निमेटोब्लास्ट निमेटोसिस्ट रखता है ना, वो निडिल रखता है ना, तुरंत उस निडिल से क्या करेगा, इनके बॉडी में जहर जो है इंजेक्ट कर देगा, है ना, तो जो वहां पहुंचेगा प्रीडेटर वो तो पैरालाइज हो जाएगा। क्या, कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहेगा, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया प्रोटेक्शन। क्या हो गया, ये प्रोटेक्ट हो गया इस पार्टिकुलर एरिया में, इसका तो ना कोई फायदा ना ही कोई नुकसान। तो प्रोटेक्शन, ओके, तो 1 2 3, ये 4 एग्जांपल, जैसे एक कॉलम बना होगा तुरंत, अगर आपका छूटा है तुरंत एक कॉलम यहाँ पे आप तैयार करिए, है ना, और इंपॉर्टेंट मार्क करिए। तो जल्दी से हमें बताइए कौन कौन से एग्जांपल हमने बताया कॉमन्सेलिज्म में, बता भाई क्या क्या बताया। अरे ऐसे बताओ कि सिर्फ आर्किड ही बताओगे, अरे पूरा पेयर बताओ भाई। आर्किड और, बिल्कुल सही, तो आर्किड और महंगा, दूसरा बताओ। हाँ, कॉर्निकल एंड वेल, और बताओ। ठीक है, इग्रेट और कैटल, है ना, इग्रेट और कैटल हो गया, और क्लोन फिश एंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जरूर, यहाँ सवाल आएंगे। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिटी या जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन, बहुत हिट है, यहाँ से कम 3 सवाल आएगा, पूरा पूरा जितना हम पढ़ रहे हैं इसमें कोई ना कोई
ठीक है, तो यही एग्जाम्पल है। तो एक एग्जाम्पल आर्किड जो ग्रो हो रहा है ईपीफाइट के जैसे मैंगो के ब्रांच पे। दूसरा एग्जाम्पल हमने ये पढ़ा बार्निकल ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ वेल। ठीक है, कैटल इग्रेट और ग्रेजिंग कैटल वाला हमने, ठीक है, वो पूरी कहानी बता दिया। जब घास खाने वाला जानवर जो है वो घास में जब चलेगा तो जो इंसेक्ट है वो बाहर निकलेंगे, फ्लश आउट होंगे, और जो इग्रेट है उनको पकड़ लेगा, तो भोजन मिल जाएगा उसको। और अगला एग्जांपल हमने पढ़ा था किसका, सी एनिमोन और क्लोन फिश का। ठीक है, तो सी एनिमोन और क्लोन फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर। क्यों? क्योंकि सी एनिमोन के जो स्टिंगिंग टेंटिकल्स है उससे प्रीडेटर दूर ही रहना चाहेगा, उस एरिया में ही नहीं। सी एनिमोन does not appear to derive any benefit by hosting the clone fish। तो उसको कोई फायदा नहीं है, किसको, सी एनिमोन को। क्लोन फिश का फायदा क्या हो गया, प्रोटेक्शन। तो ये था एग्जाम्पल। ठीक है, अगला जो कम्युनिटी इंटरैक्शन है वो है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म के बारे में आप जानते हैं, म्यूचुअलिज्म इज आल्सो नोन एज सिम्बायोसिस। म्यूचुअलिज्म को और क्या बोला जाता है, सिम्बायोसिस कहा जाता है। और आप जानते ही हो कि म्यूचुअलिज्म कैसा एग्जांपल होगा, दोनों इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन को क्या होगा, फायदा ही फायदा होगा, तो म्यूचुअलिज्म कहा जाएगा। म्यूचुअलिज्म इज आल्सो नोन एज सिम्बायोसिस। क्या बोला जाता है, सिम्बायोसिस कहा जाता है, सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन दोनों को फायदा पहुंचाने वाला। चलिए यार, म्यूचुअलिज्म में एक एग्जांपल की बात करते हैं। तो आप जानते ही हैं कि लाइकेन, नाम सुना ही होगा, है ना। लाइकेन हम दोबारा पढ़ेंगे जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये है लाइकेन। लाइकेन के दो कंपोनेंट होते, क्या क्या होता है, फंगस होता है, और क्या, चलो यार देखना जरा इधर, ये आपको याद कराना चाह रहे हैं। लाइकेन फंगस का एसोसिएशन सिर्फ एल्गी के साथ ही नहीं, एल्गी तो हो ही सकता है, होता ही है, एल्गी के अलावा फंगस के साथ एसोसिएशन और कौन कर सकता है, साइनोबैक्टीरिया। ये बात आपको बता, तो लाइकेन एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है फंगस का और फोटोसिंथेसाइजिंग जो ऑर्गेनिज्म है उसमें, वो एल्गी भी हो सकता है या साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, लाइकेन में एल्गी के अलावा जो ऑटोट्रॉफ है वो और क्या हो सकता है एल्गी के अलावा, तो किसका एसोसिएशन है, यहां देखिए एसोसिएशन क्लियर है, तो एसोसिएशन इनका है फंगस का एल्गी के साथ। अगर एल्गी नहीं है तो ब्लू ग्रीन एल्गी है। अंतर है दोनों में, या प्लांट है और ये क्या है, ये प्रोकार्योट है ना, बैक्टीरिया है, ये साइनोबैक्टीरिया। ओके, इनका एसोसिएशन है। अब यार देखो, क्योंकि म्यूचुअलिज्म है तो आपको बेनिफिट बताना पड़ेगा दोनों के लिए, दोनों का फायदा गिनाना पड़ेगा। कॉमन्सलिज्म में आसान था, हम सिर्फ कॉमनवेल्थ का फायदा बता रहे थे, यहाँ तो हमें दोनों का फायदा बताना होगा क्योंकि दोनों इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन का यहाँ पे बेनिफिट है। तो क्या बेनिफिट होगा बताओ, देखो यार फंगस के लिए क्या बेनिफिट होता है,
फंगस को क्या मिलना चाहिए? आपको मालूम है कि फंगस जो है क्लोरोफिल नहीं रखता, फोटोसिंथेसिस करेगा ही नहीं, तो किसी के साथ एसोसिएशन में रहेगा तो उससे क्या प्राप्त करना चाहेगा? भोजन। भोजन प्राप्त करना चाहेगा, तो फूड हो गया। क्या? चलो इधर क्या फायदा होगा? ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, है ना? फाइकोबायान, माइकोबायान, अब इसको डिटेल में नहीं, बस एक एग्जांपल है मिथुलिन का ये, तो इतना ही पढ़ना है। एल्गी का क्या फायदा होगा? बस सिर्फ शेल्टर, और कुछ? वाटर, मिनरल, वाटर एंड मिनरल, वाटर, मिनरल और शेल्टर, ऐसे नोट कर लेना जैसे ये लिखा हुआ है। दोनों के क्या बेनिफिट है ये भी दिख रहा है। तो फंगस का क्या फायदा होगा? फूड मिल गया, और फूड मिलने का क्या मतलब है भाई? कार्बोहाइड्रेट मिल गया, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। एल्गी या साइनोबैक्टीरिया का क्या फायदा हो गया? इसको रहने का जगह मिल गया, और वाटर और मिनरल मिल गया। ठीक है, वाटर और मिनरल मिल गया है तो आसानी से ये फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएगा, और फूड बना के किसे देगा? फंगस को देगा। तो दोनों के लिए ये क्या है? बेनिफिशियल होगी। ठीक है, ओके। तो एक तो लाइकेन हो गया, माइक्रोराइजा तो हम पढ़ के ही आ रहे हैं। ठीक है, तो अगला है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा की बात करिए, किसके बीच का एसोसिएशन है? बिल्कुल सही, तो फंगस प्लस क्या नोट कर दें? तो ये है रूट ऑफ हायर प्लांट, आप पूरा नोट करिएगा, रूट ऑफ हायर प्लांट। अब देखो यार, म्यूचुअलिज्म में है तो दोनों के लिए बेनिफिट आपको बताना होगा, ये पूरा आप डिटेल में पढ़ चुके हो। फंगस को हमेशा क्या फायदा चाहिए? फूड चाहिए। यहां देखिए, वाटर और मिनरल, किस मिनरल की बात करते हैं यार, बताओ जरा? फास्फोरस की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? फास्फोरस की बात की जाती है। याद आया ना? ठीक है, कौन सा जीनस बनाता है माइकोराइजा? हाँ, ग्लोमस बनाता है। तो और क्या क्या फायदा है? ड्राट और सैलिनिटी से रेजिस्टेंस हो गया होगा। और क्या फायदा है? रूट बॉन्ड पैथोजन से भी रेजिस्टेंस है। अब एक ही बात बार बार नहीं नोट करेंगे, आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दो एग्जांपल हमने देखा सिम्बायोसिस, एक हमने देखा लाइकेन, और दूसरा एग्जांपल हमने देखा माइकोराइजा। तो माइकोराइजा किसका एसोसिएशन है? फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट। ठीक है, फंगस का क्या फायदा है? फूड। और हायर प्लांट का क्या फायदा है? ये बता रहे हैं बेनिफिट। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट फिनिश किया, इसमें दो एग्जांपल दिखाया। ठीक है, अब मिचुलिन के एग्जांपल में अगला जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है वो है प्लांट और पॉलिनेटर का रिलेशन। अगला जो एग्जांपल है वो है प्लांट और पॉलिनेटर का रिलेशन। पहले इन दोनों को फिनिश करिए जैसे लिखा हुआ है। देखो यार, फंगस का हमेशा क्या फायदा हो रहा है? फंगस किसी के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में क्यों आएगा? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए आएगा, क्योंकि क्योंकि ये क्लोरोफिल नहीं रखता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। तो क्यों आएगा किसी के साथ एसोसिएशन में? फूड के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए।
तो जब पॉलिनेशन पढ़ा था तब पॉलिनेटर के फायदे गिना रहे थे हम लोग। फिग और वैक्स का एग्जांपल याद आया? क्या फायदे गिनाए थे? अच्छा, प्लांट का तो यही फायदा है कि उसका पॉलिनेशन हो जाएगा, तो प्लांट गेट पॉलिनेटेड, है ना। म्यूचुअलिज्म में है तो पॉलिनेटर का भी फायदा आपको बताना होगा। तो क्या फायदे नोट किए थे वहां पे फिग और वैक्स वाले एग्जांपल में? है कोई फायदा कि नहीं? क्या फायदा है? है ना, तो क्या लिखा हुआ है? सुटेबल प्लेस फॉर। दूसरा बताओ क्या नोट कर लूं? ये दोबारा नोट कर रहे हैं हम लोग। लार्वा डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेवलपिंग सीड, बिल्कुल सही। तो फ्रॉम डेवलपिंग सीड, दोबारा नोट करो। नोट करते रहो, बस याद मत करो। तो प्लांट और पॉलिनेटर, ये आपको देखिए प्लांट का क्या बेनिफिट होगा। प्लांट का तो पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलिनेटर का क्या बेनिफिट है? सुटेबल प्लेस मिल गया अंडे देने के लिए, जो पॉलिनेटर है, जो इंसेक्ट्स है, ठीक है। और लार्वा डिराइव करेगा न्यूट्रिशन किससे? ठीक है, चलिए। इसके इसके अलावा और पॉलिनेटर को क्या बेनिफिट हो सकता है? इसके अलावा क्या फायदा हो सकता है? नेक्टर मिलेगा। इसके अलावा और क्या फायदा हो सकता है? पॉलन मिलेगा। पॉलन में न्यूट्रिशंस होता है। और कुछ? और क्या बेनिफिट? पॉलिनेटर को जूसी फ्रूट भी प्राप्त हो सकता। लाइन से नोट कर लीजिए। तो सुटेबल प्लेस मिल गया अंडे देने के लिए। लार्वा न्यूट्रिशन डिराइव करेगा डेवलपिंग सीड से। नेक्टर मिल सकता है, पॉलन मिल सकता है, और रसीले फल भी मिल सकते हैं उसको। ठीक है, ये सब फायदे हो गए, ठीक है, पॉलिनेटर। हाँ, एक्चुअली ये सब सारे पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉलन रोवर के बारे में भी बताया था तब, है ना। जो पॉलन और नेक्टर चुरा लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन, उनको बोला जाता है पॉलन रॉबर। याद आया ना? ये सारे पॉइंट हो चुके हैं। ये सब हमने पढ़ा था जब हम लोगों ने पॉलिनेशन पढ़ा था तब। नोट कर लिया? चलिए। तो अब इसके बाद से प्लांट पॉलिनेटर में एक एग्जांपल आपको बताने जा रहे हैं। यही सवाल है जो यहां पे हमने नोट किया है, आप इसको याद करिए। ठीक है, फिग और वैक्स का एग्जांपल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ, अब इसमें एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया है प्लांट पॉलिनेटर के रिलेशनशिप पे, इस पे हम जानेंगे कि को इवाल्व होने का क्या मतलब है। यहां भी ये बात हमें समझनी है कि को इवाल्व से क्या मतलब है यहां पे।
एक एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लांट और पॉलिनेटर का। ये पौधा जो दिखाया जा रहा है आपको, जो प्लांट दिखाया जा रहा है, वो आर्किड का पौधा है, ठीक है। आर्किड का नाम है ऑफ्रिस। क्या नाम है? ऑफ्रिस नाम है। तो आर्किड का नाम है ऑफ्रिस, ठीक। और ये आपको ऐसी डाइवर्सिटी दिखाने जा रहा है जो आपका दिमाग घुमा कर रख देगा, ठीक है। तो भरोसा नहीं होगा आपको जल्दी कि अच्छा ये ऐसे करता है, ऐसे पॉलिनेशन होने जा रहा है इसका। तो आर्किड जो है एक डाइवर्सिटी फ्लोरल पैटर्न का दिखाने जा रहा है। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये देखिए एक पौधा दिखाया जा रहा है, ये आर्किड है और इसका नाम है ऑफ्रिस, ठीक है। अब इसका पॉलिनेटर है कौन? इंसेक्ट है। इंसेक्ट में बी है, बी या बम्बल बी बोला जा रहा है। तो इंसेक्ट कौन है जो पॉलिनेट कर रहा है ऑफ्रिस को? बीज है या बी की ही स्पीसीज है बम्बल बी, क्या मधुमक्खी है। तो बी जो है, बीज जो है वही इसको पॉलिनेट कर रहे हैं। तो ये ऑफ्रिस का प्लांट है। कौन पॉलिनेट करता है? बी, बी के द्वारा पॉलिनेशन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए जरा। अब ये फ्लावर दिखाया जा रहा है ऑफ्रिस का, और आप इसको ध्यान से देखिए। इस फ्लावर में कई पेटल हैं, जैसे ये भी एक पेटल है। आप ये सब लाइनें मत ड्रा करिएगा, ये पेटल है। लेकिन इसका एक पेटल देखिए, ये जो पेटल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो पेटल है, ये वाला पेटल। तो इस फ्लावर में जितने भी फ्लावर होंगे ऑफ्रिस के, उन सभी फ्लावर्स में एक पेटल ऐसा होगा जो रिजेंबल करेगा, जो रिजेंबल करेगा फीमेल इंसेक्ट के जैसे। ये जो पॉलिनेटर है, पॉलिनेटर के फीमेल इंसेक्ट के जैसे, ठीक। तो इस फ्लावर का एक पेटल, वन पेटल, जितने भी फ्लावर होंगे इसमें एक पेटल इस फ्लावर का रिजेंबल कर रहा है। किससे रिजेंबल कर रहा है? फीमेल से। किसके फीमेल से? पॉलिनेटिंग इंसेक्ट के। तो ये बी है ना, जो फीमेल बी है, उससे ये रिजेंबल कर रहा है। तो ये रिजेंबल कर रहा है फीमेल इंसेक्ट से, जो इसका पॉलिनेशन करने वाला। और रिजेंबल इतना कलर है, ये रिजेंबल ऐसे कर रहा है कि ये रिजेंबल कर रहा है कलर में, मार्किंग में और साइज में। कलर भी मैच कर रहा है फीमेल से, इंसेक्ट के फीमेल से। क्या लिखा हूं मैं? CMS। तो कैसे मैच कर रहा है? कलर भी मैच कर जा रहा है, और क्या है? मार्किंग भी मैच कर रहा है, और क्या है? और क्या है? साइज। तो कलर, मार्किंग और साइज। कलर भी बिल्कुल फीमेल के जैसे है, उसके ऊपर अगर कुछ निशान है, कुछ मार्क है, वो भी बिल्कुल वैसे है, और साइज भी वैसा ही है, ठीक है। तो हर बार इस पेटल को देख के जो मेल इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होता है, क्योंकि इस फ्लावर के पेटल को वो अपनी फीमेल इंसेक्ट समझता है, ठीक है। और आके इस पे बैठता है और सोचता है कि वो कॉपुलेट कर रहा है फीमेल के साथ। ये इसकी फीमेल तो है नहीं, ये तो पेटल है। तो इसे क्या बोला जाएगा? स्यूडो कॉपुलेशन। क्या बोला जाएगा? स्यूडो कॉपुलेशन कहा जाएगा। अब एक पेटल पे यहां बैठा, फिर जाके किसी दूसरे प्लांट के पेटल पे, फिर किसी तीसरे प्लांट के पेटल पे, फिर अगले प्लांट के पेटल पे। हर बार जाके उस पेटल पे बैठेगा और पेटल के साथ स्यूडो कॉपुलेशन करेगा, ठीक है। इस दौरान क्या होगा? आप समझ गए हैं इस दौरान क्या होगा? इस दौरान जो है वो प्लांट, ये प्लांट जो है वो पॉलिनेट हो गया, ठीक है। तो ये कहानी है किसकी? ओफ्रिस का। किसका है? ये ओफ्रिस का। चलिए तो देखिए जरा, ओफ्रिस का फायदा हो गया,
ऑफरिस का फायदा हो गया भाई, क्या फायदा हुआ? ऑफरिस का हो गया पॉलिनेशन, ओफ्री का हो गया पॉलिनेशन। लेकिन जो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट है उसका क्या फायदा होगा? प्लांट का तो फायदा हो गया, ऑफरिस का तो फायदा हो गया, है ना? क्या फायदा हुआ? पॉलिनेशन हो गया। लेकिन जो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट है उसका कोई फायदा हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। बदले में उसे क्या मिल गया? धोखा मिल गया। ठीक है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या आंसर टिक करना हमें? सेक्सुअल डिसीट। व्हाट इज डिसीट? धोखा। ठीक है, तो इसको मिल गया प्यार में धोखा। देखिए तो कोई फायदा नहीं हुआ है पॉलिनेटर का, तो पॉलिनेटर गेट सेक्सुअली डिसीटेड, सेक्सुअली डिसीटेड, इसी के आगे ईडी। तो फिलहाल ऑफरिस गेट पॉलिनेटेड बट पॉलिनेटिंग इंसेक्ट गेट सेक्सुअली डिसीटेड। ठीक है, कई किनारे नोट करेंगे, यहां नोट करिएगा जरा। ठीक है, ऑफरिस गेट पॉलिनेटेड, ऑफरिस गेट पॉलिनेटेड, ऑफरिस गेट पॉलिनेटेड while, जबकि WHILE while pollinating insect, while pollinating insect get sexually, sexually यहां लिखा है डिसीटेड, डिसीटेड, डिसीट में आगे ईडी जोड़ दीजिए, सेक्सुअली डिसीटेड। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए क्या मतलब है को इवॉल्व होने का। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर फीमेल इंसेक्ट के कलर में, मार्किंग में, साइज में अगर कोई डिफरेंस आ जाए तो क्या ये ऑफरिस का प्लांट कभी पॉलिनेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दोबारा सुनो, अगर फीमेल इंसेक्ट में, फीमेल इंसेक्ट के कलर में, मार्किंग में, साइज में कोई बदलाव आ जाए तो क्या ऑफरिस पॉलिनेट हो पाएगा? नहीं पॉलिनेट हो पाएगा। फिर जो पेटल है फ्लावर का एक, उसको अपनी फीमेल के जैसे परसीव करेगा ही नहीं। इसलिए अगर ऑफरिस चाहता है कि उसका अस्तित्व बना रहे, तो अगर फीमेल इंसेक्ट के कलर में, मार्किंग में, साइज में कोई डिफरेंस अगर हो रहा है तो इवोल्यूशन के दौरान ऑफरिस को भी वैसा ही चेंज करना होगा। उस पेटल के, उस एक पेटल के कलर में, साइज में और मार्किंग में। CMS, C फॉर, उसको पूरा किया था ना, C फॉर कलर, M फॉर मार्किंग, S फॉर साइज। ऐसा ही बदलाव करना होगा। और एक जैसा बदलाव लाने को क्या बोला जाता है? को इवॉल्व होना। क्या बोला जाता है? को इवॉल्व कहा जाता है। ठीक है, इसको फिनिश कर लिया है। क्या नाम है आर्किड का? ऑफ्रिस नाम। क्या नाम है? ऑफ्रिस नाम। ओके, तो यहां देखिए लगातार पॉलिनेशन होता रहे, इसलिए आर्किड फ्लावर को इवॉल्व टू मेंटेन द रिजेम्बलेंस ऑफ इस पेटल टू द, बॉक्स में बंद करिए और हाईलाइट करिए। एक जैसा ही बदलाव लाना होगा अगर ऑफरिस अपना अस्तित्व बताना चाह रहा है।
यह देखिए क्या है एमेंसिलिन, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। फंगस का नाम आप जानते हैं पेनिसिलिनियम, एंटीबायोटिक केमिकल बनाता है, ये आपको मालूम है क्या नाम है उसका, पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन किल कर देता है किसको, बैक्टीरिया। ठीक, कैसा इंटरेक्शन होता है एमेंसिलिन, जीरो और माइनस, माइनस या जीरो। तो क्या मतलब हुआ, एक के लिए क्या है, डेट्रीमेंटल है, और एक के लिए ना तो कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है इसका एमेंसिलिन का। आप हमें ये बता दो इसमें कौन होस्ट है और कौन एमेंजल है। बैक्टीरिया क्या है, बिल्कुल सही। तो बैक्टीरिया यहाँ पे क्या है, होस्ट। तो ये होस्ट के लिए डेट्रीमेंटल है, और यहाँ पे ये फंगस क्या है, बिल्कुल सही। जबकि कॉमेंजल के लिए क्या था, फायदेमंद था, और होस्ट के लिए न्यूट्रल था। यहां क्या कह रहा हूं कि एमेंजल के लिए न्यूट्रल है और होस्ट के लिए क्या है, डेट्रीमेंटल है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो ये एमेंसिलिन में ये भी आता है, ये भी पूछता है ना, तो आपको ये आना चाहिए। तो मिलाना नहीं कि एनसीईआरटी में कि नहीं। फंगस है, फंगस का नाम है पेनिसिलिनियम, केमिकल रिलीज किया है। पेनिसिलिन आप जानते हैं एंटीबायोटिक है, ये पढ़ा है ना, ये किल कर देगा किसको, ये एमेंसिलिन में। एक आर्गेनिन से कोई केमिकल रिलीज होता है जो दूसरे आर्गेनिन को क्या कर देता है, उसको किल कर देता है या उसके ग्रोथ को रिटार्ड करा देता है, यही मतलब है ना। चाहे किल कर दे और चाहे ग्रोथ को रिटार्ड कर दे, दोनों केसेज में क्या हुआ, डेट्रीमेंटल हुआ। ठीक है, किल या क्या, रिटार्ड, रिटार्ड ग्रोथ, ग्रोथ को रोक देना। ठीक है, ये बात हमने की थी जब हम लोगों ने पढ़ा था एंटीबायोटिक। चले, ये कुछ ग्राफ है ना, ये आपका गृह कार्य है, इसका फोटो क्लिक करिए और जा करके जहां ये चैप्टर जहां फिनिश किया हमने, इसको आप बनाइएगा और इसका आंसर करके लाइएगा। आपको पहचानना है कि कौन पैरासिटिज्म है, कौन प्रीडेशन है, कौन सिम्बायोसिस है। ये एग्जाम्पल आपको बताने रहेंगे कि कौन सा ग्राफ कौन सा कम्युनिटी इंटरेक्शन को दर्शा रहा है, ये इसमें आंसर करना है। ठीक है, ये हमें आंसर करना है। ठीक, जैसे जरा ये देखना, ये क्या दर्शा रहा है, एन क्या होता है, एन कैपिटल एन क्या होता है, पॉपुलेशन
डेंसिटी है, और ये समय है। एक समय के साथ हम देख रहे हैं कैसे बदलाव हो रहा है। ए और बी क्या है? ए और बी क्या है? इंटरेक्शन में जो दो पॉपुलेशन इन्वॉल्व, तो देखो क्या है यहाँ पे, वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी दी गई है, वाई एक्सिस पे, एक्स पे मतलब इंटरेक्शन चलता जा रहा है, समय गुजरता जा रहा है, और ए और बी क्या है? इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन है। जैसे एक को डिकोड कर रहा हूं मैं, जरा देखना इसे, पहले तुम बताओ क्या है ये, क्या दिख रहा है, कैसे पता लगा? एक जो इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट हो गया है, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, दूसरे वाले का फायदा ही जा रहा है। तो एक तो हो गया न्यूट्रल और एक हो गया प्लस, तो ये हो गया जीरो और ये हो गया प्लस, क्या बना है ये? कॉमन स्लेज। तो ऐसे ही आपको पूरा डिकोड करना रहेगा, इसका आंसर आप करके लाइए।